वो 16 सिंगार किए दुल्हन बनी चेहरा झुकाए बैठी थी। चेहरे पर इस्तराब झलक रहा था। मजमे में चामुगैयां हो रही थी। अभी तक बारात क्यों नहीं आई? सब परेशान थे। और फिर सिकंदर खान की जेब में मौजूद मोबाइल थरथरा उठा। उन्होंने कॉल रिसीव की कि बारात अभी तक नहीं पहुंची का इस्तफार किया, मगर सामने जो कहा गया वो इनके होश स्लिप कर गया। लड़का किसी और को पसंद करता था, इसलिए वो उस लड़की से पहले ही शादी कर चुका। अब बारात नहीं आ सकती। सिकंदर खान अरे हेलो हेलो करते ही रह गए, मगर राब्ता मुनक़ता हो गया कर दिया गया और वो अपना सर पकड़ कर बैठ गए। मजमे में हर तरफ सरगोशियां शुरू हो चुकी थी। खान फैमिली में अचानक हलचल मच गई थी और उसका झुका सर मजीद झुक गया। सिकंदर खान जिस कंपनी में काम करते थे, वहां के मालिक तो उनकी बेटी की शादी में ना आ सके क्योंकि वो 2 महीनों के लिए इंग्लैंड में किसी बिजनेस ट्रिप पर गए हुए थे। मगर उनकी बीवी और बेटा जरूर आए थे, जो इस सारे मामले में खामोश बैठे हुए थे। लोग अब सिकंदर खान की इज्जत का जनाजा निकला हुआ देख रहे थे। कोई कह रहा था कि बारात क्यों नहीं आई, क्या लड़की में कोई ऐप था? अब लड़की का क्या होगा? कोई इससे शादी ही नहीं करेगा। दहलीज पर बारात ना आए तो लड़की की जिंदगी तबाह हो जाती है। वो अपने बाप को बड़े मजमे में बेइज्जत करवा चुकी थी। बेबसी से आंखों से आंसू बह निकले। मिसेस शराजी की नजरें बस उस मासूम खूबसूरत दुल्हन बनी लड़की पर टिकी हुई थी। उनका बेटा तो बेजार सा बेटा अपने मोबाइल में गुम हो गया था। और मिसेस शराजी ने लम्हों में फैसला किया, जोर जबरदस्ती बेटे को मनाया और सिकंदर खान को फैसला सुनाया कि मैं आपकी बेटी को बहू बनाना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे अपनी बेटी के लिए पसंद आ गई है। सिकंदर खान तो हैरत से उन्हें देखते रह गए। मम्मी क्या हो गया है आपको? अरमान का दिमाग भूचा कर रह गया था। उनकी इज्जत रखने की खातिर फिलहाल तुम निकाह करोगे और मैं कोई बहस नहीं सुनूंगी। इतनी खूबसूरत लड़की है, तुम्हें कहाँ मिलेगी? माँ की बात सुनते अरमान का दिल चाहा कि अपना सर पीट दे। उसकी माँ अपने लिए बहू पसंद कर चुकी थी और अब उसे उनकी इज्जत का पास रखना था। वो तो ये शादी अटेंड करने आना भी नहीं चाहता था, मगर मम्मी जबरदस्ती लाई थी। बाप ने मान से उसकी आंखों में इल्तिजात से देखते हुए कहा था, देखो बेटा, ये बहुत अच्छे लोग हैं और तो और बहुत अमीर भी हैं, तुम बहुत खुश रहोगी। अब तुम्हें ही मेरी इज्जत का पास रखना है। और वो फर्माबरदार बेटी की तरह सर झुका गई थी और फिर देखते ही देखते किसी अजनबी शख्स के निकाह में पहुंच गई। अमाया खान 21 साला, सफेद धोतिया रंगत, खूबसूरती की मिसाल। उसकी काली आंखें, उनमें झलकता हुस्न किसी बुक को भी इस खूबसूरत लड़की को दीवाना कर सकता था। वो सिकंदर खान की छोटी बेटी थी। वो अभी अभी अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के दरमियान में थी कि एक दिन सिकंदर खान की दूर पार की बहन उनके लिए रिश्ता लेकर पहुंच गई। लड़की की शाम में बेशुमार कसीदे पढ़ डाले और जबरदस्ती उसकी शादी करवा कर ही दम लिया, मगर नतीजा लड़का किसी और को पसंद करता था और बारात आई ही नहीं। वो अरमान कुरैशी की बीवी बनी शराजी हाउस पहुंच गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसका शोहर कैसा होगा, मगर वो पुरसुकून थी। उसे फूफो के भेजे हुए उस रिश्ते में सिरे से ही इंटरेस्ट नहीं था। वो तो शादी ही नहीं करना चाहती थी, मगर बाप के हुक्म पर खामोशी से सर झुका दिया था। मिसेस शराजी उसे कमरे में छोड़े जा चुकी थी। वो अपने कमरे के वस्त में खड़ी सारे कमरे का जायजा ले रही थी। बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत, शाहाना बेडरूम था, सफेद और ब्लैक कलर के इम्तिजाज के साथ। यकीनन कमरे के मकीन को ये रंग बहुत पसंद था। सारे कमरे में नजर घूमी और एक दीवार पर आकर ठहर गई। वो किसी मर्द की तस्वीर थी, 28 साला मर्द, माथे पर बिखरे गहरे काले बाल, उसका सफेद सुर्ख चेहरा, उसके तीखे नैन नक्श, हल्की सी बियर्ड, कसरती सीना और उसकी खूबसूरती सुरमई आंखें जो अपने अंदर एक गहरा राज समाये मौजूद थी। वो एकटक उस तस्वीर को देखे जा रही थी। फिर उसे एहसास हुआ कि यही उसका शौहर था। उस दीवार पर उसके शौहर की तस्वीर लगी हुई थी। वो कदम कदम चलती उस दीवार तक आई, फिर उस मर्द की तस्वीर को अपने हाथ से छूकर महसूस किया। वो उन आंखों को देख रही थी जिनमें गहरी संजीदगी छाई हुई थी। चंद लम्हों बाद उसने चेहरा मोड़ा। वो अभी तस्वीर को नहीं देख रही थी, वो कमरे को देख रही थी। कमरे का सारा फर्नीचर, दीवारें, हर चीज व्हाइट और ब्लैक में थी। यकीनन कमरे के मकीन को ये दोनों रंग बहुत अच्छे लगते थे। कमरे की एक दीवार के साथ स्टडी टेबल था और छोटी सी अलमारी थी। दूसरी दीवार के साथ सोफे पड़े थे। तीसरी दीवार के साथ ड्रेसिंग टेबल था और इसके अलावा ड्रेसिंग रूम और वॉशरूम के दरवाजे थे। वो अभी अभी कमरे का जायजा ले ही रही थी कि इतने में कमरे का दरवाजा खुला और अमाया की नजर का सांस गिरा। उसने अपना रुख मोड़ते अध खुले दरवाजे में देखा जहां से वो अंदर दाखिल हो रहा था। ब्लैक शर्ट जिसके बाजू कोहनियों तक फोल्ड कर रखे थे, ब्लू जीन्स के साथ पाँव में जॉगर्स पहने, चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी छाई हुई थी। बिना अमाया पर एक नजर डाले वो ड्रेसिंग रूम में जा चुका था
और वो कमरे के वस्त में मुस्तरब सी खड़ी थी। कुछ मिनट बाद ढीले से ट्राउजर और शर्ट में वो ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। बिना उसे देखे वो बेड तक आया। बहुत हिम्मत करते अमाया ने उसकी जानिब कदम लिए। वो साइड टेबल के पास खड़ा अपना मोबाइल पकड़कर चार्जिंग पर लगा रहा था। जब वो उसके पहलू में आकर खड़ी हुई, अपना कपकपाता हाथ उठाया और उसके बाजू पर रखना चाहा। वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो जाओ। उसकी खूबसूरत आवाज कानों को रसगोर थी, मगर गुस्से भरी आवाज जैसे ही अमाया के कानों तक गई, उसके मुंह में सारे अल्फाज वही रह गए। उसका वो हाथ हवा में ही घी रुक गया। जब वो पलटा तो अपनी सुरमई आंखों में नागवारी और नफरत लिए उसने अमाया को देखते हुए कहा। वो उसकी बात काटते हुए बोला था। कहीं अंदर अमाया के दिल में छनाके से कुछ टूटा था। वो साकित खड़ी बस यकटक उस हसीन शहजादे को देखे जा रही थी। जब वो 2 कदम उसकी जानिब बढ़ता, अपने अल्फाज पर जोर देता हुआ बोला, किसी भी गलत फहमी में मत रहना। मैंने तुमसे ये निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया। मेरी मम्मी का दिल तुम पर आ गया था। उन्हें सिर्फ तुम ही बहू के रूप में चाहिए थी। सिर्फ इसी वजह से मैंने ये निकाह किया है, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को इनकार नहीं कर सकता, वरना मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें पहले दिन मैं ये बात बता रहा हूं ताकि किसी खुशफहमी में मत रहो। इस कमरे में किसी भी चीज को छूना मत। मुझे नहीं पसंद कि कोई मेरी चीज बेतरतीब करे। वो एक एक लफ्ज खंजर की तरह उसके सीने में उतार रहा था। वो बस फटी फटी निगाहों से उसे देखती चली जा रही थी। मुझसे भी किसी किस्म की उम्मीद मत लगाना। मैं इस रिश्ते को कुछ मानता हूँ और ना ही निभाने की मैं कोशिश करूंगा। अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। वापस जाना चाहो तो चली जाओ। बाद में मुझसे कोई शिकायत मत करना। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है और ना मैं ताल्लुक रखना चाहता हूँ। और खबरदार, अगर किसी भी बात का इल्म मम्मी को हुआ तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कम से कम मैं किसी अनजान की वजह से अपनी माँ को तकलीफ नहीं देना चाहता। उम्मीद है कि तुम्हें समझ आ गई होगी। वो 2 ही मिनट में उसकी सारी जिंदगी को हवा में और खचों की तरह उड़ेड़ कर रख गया था। वो अब भी साकित और बेयकीन निगाहों से उसे दिख रही थी। ना चाहते हुए भी आंसू उसकी आंखों से बहते उसका चेहरा गीला करने लगे। उसके आंसू देखते हुए वो मजीद बेजार हुआ। अपना ये रोना धोना मेरे सामने करने से अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरी हमदर्दी बटोर सकती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी खुशफहमी है। आइंदा मेरे सामने ये आंसू मत बहाना। मुझे ये जहर लग गए हैं। राघवानी से कहते हुए बेड पर गया और उसे पत्थर का बुत छोड़े वो बेड पर लेट गया। कितनी ही देर वो साकित निगाहों से उसे दिखती रही, क्योंकि कंबल सर तक ओढ़ चुका था। अब माया को लगा कि अब वो कभी अपने कदमों के सहारे खड़ी नहीं हो पाएगी। उसके कदम डगमगाए थे। उसे सहारा लेने के लिए किसी चीज को पकड़ना चाहा, मगर आसपास कुछ था ही नहीं। बहुत मुश्किल से अपने मुर्दा कदमों और सुन वजूद को हरकत देती वो सोफे तक आई। वो नढाल सी हुई वहीं बैठी थी। आंखों से बेआवाज आंसू बहते जा रहे थे। अभी कुछ घंटे पहले ही तो इनका निकाह हुआ था और कुछ घंटों बाद ही उसे इसकी औकात बता चुका था। उसने एक नजर बेड की जानिब देखा, जहां वो बेड की बाएं साइड करवट लिए उस जानिब सो रहा था। अब माया सिर्फ उसके सर के बाल ही देख सकती थी। और फिर वो अपनी बेबसी पर दोनों हाथ चेहरे पर रखे बेआवाज रो पड़ी। वो नहीं जानती थी कि वो कितने घंटे वहां बैठी रोती रही, मगर उसने अपने लबों से एक भी सिसकी नहीं निकलने दी। कब वो रोते रोते सो गई उसे एहसास ही ना हुआ। वो बहुत खौफनाक ख्वाब देख रही थी और वो फिर चीखते हुए उसकी आंख खोल ली। वो जो पुरसुकून सा होकर सो रहा था, एक ही पल में हड़बड़ा कर उठ बैठा। हाथ मारते साइड लैंप ऑन किया तो वो सोफे पर बैठी सर दोनों हाथों में गिराए फूट फूट कर रो रही थी। उसकी हिचकियां सारे कमरे में गूंज रही थी और अरमान का दिमाग एक लम्हे में घूमा। वो ब्लैंकेट वहीं फेंकता हुआ नंगे पैर नर्म प्लीन पर चलता उस तक आया। अगले ही पल उसका बाजू दबोचते हुए उसे सोफे से उठाकर खड़ा किया। वो इस हुई अवतार पर अचानक बौखलाते हुए सहम गई। चुप, एकदम चुप। वो गुस्से से उसका बाजू झंझोड़ते हुए दहाड़ा कि अमाया ने अपना सांस भी रोक दिया। वो सहमी हुई निगाहों से उसे दिख रही थी, वो जो इसे बसम कर देने वाली नजरों से घूर रहा था। दिन में क्या कम तमाशा लगा चुकी हो जो मेरी रातों का चैन भी हराम कर रही हो? वो बोला नहीं था, जहर खंदा लहजे में दहाड़ा था और फिर उसका बाजू झंझोड़ते हुए दरवाजे की जाने पड़ा। कमरे का दरवाजा खोलते उसने अमाया को बाहर निकाल दिया। वो बेहद हैरत, बेयकीनी और फटी फटी निगाहों से उस शख्स को देख रही थी। आइंदा जब दूसरों की नींद खराब करने का हुनर खत्म हो ना, तभी इस कमरे में आना, सख्ती से कहते उसे हैरान परेशान छोड़े। उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर चुका था और वो खाली खाली निगाहों के साथ बंद दरवाजे को देखती रह गई। जैसे ही वो होश में आई उसने दरवाजा बजाना शुरू किया। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी, यहाँ बहुत सर्दी है,
प्लीज दरवाजा खोलें। मगर मुकाबिल को कोई असर नहीं हुआ था। वो बेबसी से वही दरवाजे के साथ ही जमीन पर बैठती चली गई और फिर पूट पूट कर रही थी। उसकी हिचकियां दूसरे फ्लोर में गूंज रही थी, लेकिन अंदर कमरे में बैठे शायद उस शख्स के कान बहरे हो गए थे। सर्दी ने उसके सारे जिस्म को मुंजमद कर सा कर दिया था। वो जमीन से उठी थी और वहां मौजूद लाउंज के सोफे तक गई और फिर बेबसी से वही बैठ के और पूट पूट कर रही थी। सोफे की पुष्ट से टेक लगाए उसने अपना ध्यान छत की जानिब किया, जहां पर एक फानूस लटक रहा था। वो यकटक उस फानूस को देखती जा रही थी, जिसकी रोशनी कभी जर्द हो रही थी और कभी सफेद। अमाया की आंखें बोझल होने लगी और फिर वो नहीं जानती थी कि इतनी सर्दी में कैसे सो गई। उसका दिमाग आहिस्ता आहिस्ता गहरी कनूती में चला गया। अगली सुबह का आगाज हो चुका था। किसी ने उसका कंधा हिलाया तो हड़बड़ा कर नींद से बेदार हुई। अपनी नींद से बंद होती आंखें खोली तो इसके सामने ही खड़ा था, कल रात वाले हुलिये में, और तीखे तेवरों के साथ अमाया को देख रहा था। वो जल्दी से उठकर बैठी और सवालिया निगाहों से अरमान शिराजी को देखा। जब वो मुकम्मल तौर पर बेदार हुई तो इसके सामने बैठा। अमाया ने एक नजर उससे देखा, जिसका चेहरा कल रात की तरह ही संजीदा था। अगर तुम्हारी नींद पूरी हो गई हो तो, उसके इतने से अल्फाज में ही तंज साफ साफ झलक रहा था, जो कि अमाया महसूस कर सकती थी। वो बस तकलीफ के कड़वे गूंद भरती हलक के अंदर ही उतार गई। जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो। उसका इशारा अमाया की सुर्ख होती आंखों की जानिब था, जो रो रो कर सुर्ख हो गई थी। इतना कहते हुए सोफे से उठा। हुलिया ठीक करने के बाद नीचे पहुंचो और कोई भी बात मम्मी को पता नहीं चली जाएगी, वरना फिर तुम जानती नहीं हो कि अरमान कुरैशी क्या चीज है। इतना कहते साथ वो कमरे में जाकर गायब हो गया। अमाया ने पास पड़ा अपना दुपट्टा उठाया, उसे गले में डाला और एक नजर उस कमरे के अधखुले दरवाजे की जानिब डाली, जो कि कल रात उसके लिए बंद कर चुका था। आज उसके लिए वो दरवाजा खुला हुआ था। वो सोफे से उठकर खड़ी हुई और कमरे की जानिब कदम लिए। कमरे में दाखिल हुई और बिना कुछ कहे वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। कुछ देर बाद वो फ्रेश होती बाहर निकली तो शीशे के सामने खड़ा रेडी हो रहा था। व्हाइट शर्ट जिसके कफलिंग्स फोल्ड कर रखे थे, ब्लैक जीन्स पहने अपने बाल बनाने के लिए खुद पर परफ्यूम छिड़क रहा था। वो बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरती नीचे आई। मिसेस शिराजी की नजर उस पर गई तो मुस्कुराई। अमाया बेटा, वहां क्यों खड़ी हो, यहाँ आ जाओ। उनकी आवाज से वो होश में आई, फिर मुस्कुराती हुई उनकी जानी पड़ी। तुम्हें कल रात को परेशानी तो नहीं हुई ना? असल में अब इतना अचानक हुआ था कि तुम्हारा कोई भी सामान मंगवाना ज़हन में ही नहीं रहा। वो कुछ चीजें रह गई। कोई बात नहीं आंटी, मैं आप ही से कहकर अपना सारा सामान मंगवा लूंगी। वो उनके पास से वही कुर्सी खींचते हुए बैठी थी तो मिसेस शिराजी ने अफसोस से उसकी जाने देखा, फिर नफी में सर हिलाया। अरे क्यों मरियम से क्यों मंगवाना, अब तुम शिराजी खानदान की बहू हो, कोई जरूरत नहीं है अपना पहला सामान मंगवाने की। बल्कि मैं आज ही अरमान को कहती कि वो तुम्हारे अपने साथ लेकर जाए और तुम दोनों शॉपिंग करना। जो भी चीज चाहिए हो अपने लिए अपने पसंद की ले आना। पुरानी चीजें इस्तेमाल करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम शादीशुदा हो, नए जोड़े पहनो। वो बिल्कुल ममता जैसी शफकत के साथ बोली थी, मगर अरमान के जिक्र पर अमाया के अंदर छनाके से कुछ टूटा था। उन्हें क्यों परेशान करना, मैं अपना सामान मंगवा लूंगी ना आंटी, उसने जरा आजिज़ी से कहा था। इससे पहले कि मिसेस शिराजी कुछ कहती, वो सीढ़ियां उतरता नीचे आया और अमाया के बिल्कुल सामने वाली कुर्सी खींचते अपनी माँ के दाईं तरफ बैठ गया। अमाया बिना पलके चिपकाए उसे देखने लगी। उस संजीदा चेहरे के साथ ज्यादा दिलकश लगता था। हाँ, कोई इस शहजादे को बताए। वो महज सोच कर ही रह गई थी और उसकी नजरें अपने वजूद पर महसूस कर सकता था। अच्छा हुआ अरमान तुम आ गए। मैं क्या सोच रही थी कि आज तुम अमाया के साथ ना मॉल जाओ और उसे थोड़ी शॉपिंग करवा दो। देखो तो सही से बच्ची कल रात से एक ही लिबास पहने हुए है। इसने कल रात मेहरून फ्रॉक पहन ली थी, रुखसी से पहले वो इसी लिबास में यहाँ आई थी। मिसेस शिराजी पूरे हक से अरमान से बोली थी। अरमान ने नजर उठाकर एक नजर अमाया की जाने देखा। उसकी इन निगाहों में सर्द महली थी कि अमाया बेसाख्ता निगाहें झुका गई। उसे दुख हुआ था। उसने दूसरी नजर अपनी माँ की जाने दी। सॉरी मम्मी, लेकिन मैं ऑफिस जा रहा हूँ। उसकी बात सुनते मिसेस शिराजी जो नवाला मुंह पर लेकर जा रही थी, उनका हाथ वहीं रुक गया। उन्होंने गुस्से से वो नवाला वापस प्लेट पे भटक दिया। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शादी की पहली सुबह ही कौन काम पर जाता है? और फिक्र मत करो, तुम्हारे एक दिन वहां ना जाने से तुम्हारे ऑफिस का काम रुक नहीं जाएगा। उनके लहजे में गुस्सा भरा हुआ था। अरमान झंझला सा गया। मम्मी, ये प्री प्लान शादी नहीं है, ये महज इत्तेफाकिया और हादसाई तौर पर हुआ निकाह है।
जिसके लिए मैं 12 घंटे पहले तक तैयार नहीं था। आपने मेरे सर पर बम फोड़ा था, और इस हुए निकाह की वजह से अगर आपको लगता है कि मैं अपने काम को छोड़ दूंगा तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। ना ही मैं अपनी टीम मेंबर्स को बताया है कि मैं छुट्टी कर रहा हूँ, और ना ही मैं किसी को ये बताया है कि मैं निकाह कर चुका हूँ। वो जल्दी से एक टोस्ट मुंह में डालता हुआ बोला था, फिर कुर्सी से उठा। हाँ तो छुट्टी कर लो ना, इसमें हर्ज ही क्या है बेटा, अब बता दो। मिसेस शराजी के लहजे में किसी भी किस्म की नरमी ही नहीं थी। अरमान ने बेबस निगाहों से माँ की जानिब देखा। यार प्लीज मम्मी, मेरे लिए मजीद मुश्किलात मत पैदा करे। पहले ही मैं आपकी वजह से कल रात हुए उस धचके से संभल ही नहीं पा रहा हूँ। उसने कनखियों से अमाया की जानिब इशारा किया, जो उसे ही देख रही थी। मिसेस शराजी ने भी एक नजर अमाया को देखा और वो सर झटकते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ गया। उन्हें अफसोस सा हुआ था। अमाया के चेहरे पर छाई अफसुर्दगी वो देख चुकी थी। तुम फिक्र मत करो, ये वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। खैर नाश्ता करो। उन्होंने अमाया का ध्यान खाने की तरफ मुतवज्जा कर लिया तो अपनी सोचों से निकली और नाश्ते की तरफ मुतवज्जा होगी और खाना खाने लगी। उनके निकाह को 1 हफ्ता हो गया था। अरमान का सुलूक उसके साथ अभी भी लिया दिया सा ही था। बस फर्क सिर्फ इतना सा था कि वो अब इसे कमरे में जगह दे चुका था। आज मिसेस शराजी ने जबरदस्ती उनको डिनर करने भेजा था। वो खामोशी से उसके साथ आ तो गई थी। उनकी गाड़ी शहर के एक खूबसूरत रेस्टोरेंट के बाहर रुकी और वो दोनों सारा रास्ता खामोशी आए थे। ना ही अमाया ने कोई बात की और ना ही अरमान ने कुछ कहा। वो गाड़ी से उतरा तो वो भी गाड़ी से उतर गई। वो बिना उसे देखे, बिना उसका इंतजार किए रेस्टोरेंट के अंदर दाखिल हुआ तो अमाया को भी बामुश्किल उसके कदमों के साथ कदम मिलाते रेस्टोरेंट में दाखिल होना पड़ा। वो एक कॉर्नर वाली टेबल की जानिब चल पड़ा। दोनों बैठ गए। अमाया कुछ परेशान सी थी। उसे अरमान की खामोशी जैसे हजम ही नहीं हो रही थी। अरमान ने आज गुस्सा नहीं किया था, कोई तंज भी नहीं मारा था। क्या वो ठीक तो था? वो हैरान परेशान बैठी थी। वो अभी ये सब सोच ही रही थी जब कानों में अरमान शराजी की संजीदा आवाज उठी। क्या खाओगी? उसी संजीदगी से वो पूछ रहा था। लहजे में किसी भी किस्म की कोई भी नरमी नहीं थी। चेहरा बेतासुर था। अमाया चौंकी, होश में आई, फिर नफी में सर हिलाया। जो भी आपका दिल चाहे मंगवा ले। सब कुछ अरमान के सुपुर्द कर दिया। अरमान ने भी दोबारा उससे बहस नहीं की। अमाया के दिल में एक मलाल साया। वो चाहता तो एक बार उससे पूछ सकता था, ये कह सकता था कि मैं तुम्हारी पसंद पूछ रहा हूँ या तुम्हारी पसंद का खाना खाएंगे, मगर जैसे उसे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। जिसे कह रहा हो यही तो ना सही। उसने अपनी मर्जी से खाना ऑर्डर किया। अभी 2 मिनट ही गुजरे थे जब अरमान का फोन बज उठा। वो हैरानी से आसपास देख रही थी। उन दोनों के दरमियान एक ऑकवर्ड सी खामोशी थी। वो कुछ कह नहीं रहा था और अमाया में कुछ भी बोलने की हिम्मत ही नहीं थी। वो दोनों साथ होकर भी साथ नहीं थे और यही हकीकत थी। उसने मोबाइल देखा तो उसके दोस्त हारून की कॉल थी। मोबाइल उसने कान से लगाया। यार एक मसला हो गया। हारून की परेशान सी आवाज उभरी। क्या हुआ? अरमान ने भी परेशानी से पूछा। जल्दी से जो लोकेशन सेंड करना हो ना वहां पहुंचो, फिर बताता हूँ। हारून ने बिना कुछ कहे फोन काट दिया। अरमान हैरान परेशान सा वहीं बैठा रह गया और मोबाइल को देखा और लोकेशन शो हुई। वो वहां से 10 मिनट की मुसाफत पर एक सड़क थी। उसने एक नजर अमाया को देखा, फिर अपना कार्ड निकाल कर टेबल पर रखा। तुम खाना खाओ, मुझे जरूरी काम से जाना है। या बस पास ही जा रहा हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। अगर लेट हो जाऊं तो खुद ही पेमेंट कर देना, तुम्हें पिक कर लूंगा मैं। वो इस कदर संगीन अल्फाज इतनी आसानी से कैसे कह सकता था? अमाया हैरत से मुंह खोले उसे देखती रह गई। आंखों में अचानक से नमी इकट्ठी हुई। उससे पहले कि वो कुछ कहती, वो बिना उसे सुने, बिना उसे बोलने का मौका दिए कुर्सी छोड़ते हुए उठकर खड़ा हुआ और अब वो जा चुका था। अमाया की आंखों में बहुत तेजी से नमी इकट्ठी हुई। फिर वो नमी पानी बनकर बहती हुई गाल पर फिसल गई। उसने बेबसी से उस कार्ड को देखा। उसे वो कार्ड नहीं चाहिए था, उसे तो बस अरमान का साथ चाहिए था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि वो अकेली यहाँ रात की इस पहर बैठेगी। उसने आसपास देखा, वहां बहुत से लोग थे, मगर फिर भी अमाया के अंदर एक पल से पहले इस्तराब चल रहा। वो अपना पांव हिला रही थी। उसका दिल एकदम से हर चीज से उचाट सा हो गया था। जल्दी से अपनी आंखों से निकलती नमी को रगड़कर साफ कर डाला। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। दिल चाहा कि अरमान शराजी का गिरबान पकड़े, उससे सवाल पूछे कि अगर इमरजेंसी थी तो उसे साथ क्यों नहीं लेकर गया, इस तरह यहाँ क्यों छोड़ गया। चंद वाले जहर मार कर खाए। आधे घंटे बाद वो वापिस आया था। अरमान संजीदगी से ड्राइविंग कर रहा था। उस सीट की पूछ से टेक लगाए, आध खुली आंखों के साथ
अब बाहर गुजरते मनाजिर देखती गहरी सोचों का शिकार थी। वो चाहकर भी पुरसुकून, मुतमईन और खुश नहीं हो पा रही थी। इंसान जिंदगी में आसाइशात का नहीं, मोहब्बतों का मारा होता है, और वो भी मोहब्बतों की मारी एक बेजरर सी लड़की थी। अरमान ने एक नजर उसे देखा, फिर गला खनखारते हुए उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाई, मगर अमाया अभी भी गहरी सोचों में डूबी हुई थी। अरमान को चार न चार उसे मुखातिब करना पड़ा। सुनो। मगर वो अरमान से बेखबर गहरी सोचों में उलझी हुई थी। अरमान हैरान हुआ। अमाया, कुछ ऊंची आवाज में उसे पुकारा। अमाया एकदम चौंकी। हैरानगी से अरमान को देखा, जैसे यकीन ना हुआ हो कि उस शख्स ने आज पहली बार उसे नाम से पुकारा। वो बेहद बेयकीनी से उसे देख रही थी। कि आपने मुझसे कुछ कहा? उसे बेबसी से खोए खोए लहजे में पूछा। अरमान को उसकी दिमागी हालत पर शुबा हुआ। होश में तो हो? जाहिर सी बात है तुमसे ही मुखातिब हो। तुम्हारे अलावा गाड़ी में और दूसरा कोई जीरो तुम्हें नजर आ रहा है? उसे गहरा तंज किया था। अमाया का सारा फजूल जैसे टूट गया। आंखों में नमी इकट्ठी हुई। वो जल्दी से चेहरा मोड़ गई। अब उसे शदीद रोना आ रहा था। नहीं, वो मुझे लगा शायद आपने मेरा नाम लिया, मगर मैं भी कितनी पागल हूँ, खुद से ही कुछ सोचती हूँ। वो तल्खी से मुस्कुराई थी। अरमान कुछ पल कुछ भी ना कह सका। उसके लहजे में कितनी हसरत थी। अरमान हैरान ना होता, अब ऐसा मुमकिन नहीं था। कुछ देर तक गाड़ी में दोबारा खामोशी छा गई। फिर दोबारा अरमान ने उसे मुखातिब किया। हारून को मेरी कुछ हेल्प चाहिए थी, वहीं गया था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर सका। अमाया ने एक बार फिर चेहरा मोड़े उसे देखा। वो बेहद बेयकीन थी। उसे वजाहत दे रहा था, जो कम से कम अमाया के लिए नाकाबिले यकीन बात थी। बहुत देर के बाद उसने ये सब प्रोसेस किया और खुलकर मुस्कुराई। मैंने आपसे वजाहत नहीं मांगी कोई, उसने एक मान से कहा था, मगर अरमान के चेहरे पर सख्त आंसू थे। तुम्हें इसलिए वजाहत दे रहा हूँ कि अब घर जाकर मम्मी से शिकायतें न लगाते फिरना। फिर मेरी जिंदगी में बहुत सारे पहले ही मसले हैं। इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करता फिरूं। उसने इस कदर तल्खी से कहा था कि अमाया उस शख्स को देखती रह गई। उसका दिल शायद टूटकर 100 टुकड़े हुआ था। फिर वो किस शख्स से उम्मीदें लगाकर बैठ जाती थी। उसे अभी भी अपनी माँ की फिक्र थी, अपनी माँ के सामने इमेज बनाने की, अपनी माँ की डांट से बचने की, अपनी माँ के दिल दुखाने की। शायद सबसे ज्यादा वो अपनी माँ से ही मोहब्बत करता था। उसे अपनी माँ की डांट से ज्यादा अपनी माँ के खफा होने से डर लगता था। अमाया की आंखों में इस बार ना चाहते हुए भी नमी इकट्ठी हुई थी, और फिर वो नमी आंसू बनती गाल पर बह गई। उसने अपना बैग खोला, पर्स में हाथ डालते हुए अरमान का कार्ड निकालते अरमान की जाने बढ़ाया। मैं आपकी माँ से कोई बात नहीं करूंगी और ना ही कोई शिकायत लगाती हूँ, मगर जब आपने सोच ही लिया है कि मुझसे बदगुमान ही रहना है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। थैंक यू सो मच मुझे मेरी औकात बताने के लिए। आपका कार्ड। वो बोली तो लहजा बहुत टूटा बिखरा था। अरमान जैसे एकदम चौंक सा गया। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में बात कर गया। इसे अपने पास रख लो, फिर किसी चीज की जरूरत पड़ सकती है। अंदाज लिया दिया सही था। अमाया ने वो कार्ड डिश बोर्ड पर रख दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, अब किसी चीज की जरूरत नहीं रही। वो बेबसी से बड़बड़ाती चेहरा मोड़ की। जब वो शख्स इसका था ही नहीं, तो फिर उसकी दौलत भी नहीं उसे चाहिए थी। अरमान ने कुछ पल उसे देखा, फिर दोबारा अपना ध्यान ड्राइविंग की जानिब मबसूल कर लिया। वो बेबसी से विंडो के पार नजर आते चांद को देख रही थी। चांद हासिल हो जाए तो चांद कहाँ रहता है। आंखें बंद की वो बड़बड़ाई। शिराजी हाउस का गेट अबूर करती एक लंबी रोश पर चलती हुई पोर्च में आकर गाड़ी रुकी थी। जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगी, अमाया ने अपनी आंखें खोली, सामने देखा। बिना कुछ कहे वो गाड़ी से बाहर निकलकर घर की जानिब चल पड़ी। अरमान ने उसके पीछे ही लाउंज में दाखिल हुआ था। तब तक वो सीढ़ियां चढ़ती कमरे में जा चुकी थी। जब तक वो कमरे में ऊपर पहुंचा, वो बेड पर लेट चुकी थी। अरमान नहीं जानता था कि वो जाग रही है या सो चुकी है, अगर वो जान गया था कि उसने आज अमाया का दिल एक बार फिर से तोड़ दिया है। वो जानबूझकर ऐसे काम करता था ताकि ये लड़की खुद अपनी मर्जी से उसकी जिंदगी से चली जाए, क्योंकि इसे किसी भी लड़की के साथ अपनी जिंदगी गुजारने में इंटरेस्ट ही नहीं था, ना ही इसे कोई रिश्ता निभाना था। वो तो सिरे से इस निकाह को करना ही नहीं चाहता था। ना जाने तब इसे क्या हो गया था। वो किस कमजोर लम्हे के जेर असर कमजोर पड़ा और निकाह कर लिया, मगर अब उसे इस लड़की को मजीद अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं करना था। वो सोच चुका था। कुछ देर बाद वो कपड़े चेंज किए, बेड पर आकर लेटा तो कमरे में चूड़ियों की छन छन गूंज रही थी। अरमान ने नाक वाली से इस आवाज को हजम करने की कोशिश की। यकीनन उसने अपनी कलाइयों में चूड़ियां पहन रखी थी। अरमान को गुस्सा आने लगा। उस छन छन को बंद करो,
वो गुस्से से कहता, करवट अमाया की जानिब बदल चुका था, मगर जैसे ही नजर उसके चेहरे पर पड़ी वो साकित रह गया। गालों पर आंसू के मीठे मीठे निशान, उसका चेहरा सुर्ख सा हो गया था। वो गहरी नींद उतर गई थी और करवट भी अरमान की जानिब ले रखी थी। वो उससे कुछ फासले पर लेटा यकटक बिना पलके चिपकाए उसे देखता चला जा रहा था। उसने शायद आज पहली बार उसे बहुत करीब से देखा था। वो इतनी खूबसूरत होगी अरमान को अंदाजा ही नहीं था। वो घबरा कर अपना रुख मोड़ गया। अगली सुबह अनाया को बहुत तेज बुखार हो गया था। 3 दिन तक वो इस हालत में रही और अरमान को उसकी तबीयत खराबी की वजह अपना सुलूक लग रही थी। वो अंदर ही अंदर बेशुमान था, मगर फिर सख्त खोल पे लिपट चुका और उस रिश्ते को निभाना चाहता था या नहीं, वो ये खुद भी नहीं जानता था। कुछ दिन ऐसे ही से खुद से लड़ते हुए गुजर गए। आज मिसेस शिराजी अपने किसी दोस्त के साथ डिनर पर गई थी। वो दोनों घर पर ही थे। रात का खाना बनाने के बाद वो किचन से बाहर निकल रही थी जब लाउंज के दरवाजे खुले और 7 से 8 लोग अंदर दाखिल हुए। अमाया ने हैरत से पलटते हुए पीछे देखा। उनमें से 3 लड़कियां थी और 4-5 लड़के थे। अमाया ने नामहसूस अंदाज पे दुपट्टा गले से निकाले सर पर लिया। अरमान उन सबको देखते हैरत ज़दा सा रह गया। जल्दी से सोफे से उठा। तुम लोग यहाँ? सवालिया निगाहों से उन सबको देखा। हाँ, मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज देते हैं। भूल गया क्या यार, आज क्या दिन है? वो सारे शायद अरमान के दोस्त थे। अरमान ने याद करने की कोशिश की मगर कुछ याद ना आया। उसने लालनी से कंधे झुकाए। यार, आज के दिन तो हम लोग रियूनियन करते हैं ना? उनमें से एक ने अरमान की अकल पर अफसोस करते हुए कहा। खैर, हम लोग तो हारून को भी बुला रहे थे। चलो आज सब डिनर करेंगे। मैं कुछ ऑर्डर करूं? आगे एक लड़की बोली थी। नहीं, इस सब की जरूरत नहीं है, यही कुछ खा लेंगे। अरमान ने जल्दी से बात संभाली। उनमें से एक की नजर अमाया पर गई। ये कौन है? उसकी दूसरी लड़की ने सवाल किया। अरमान ने उसकी जानिब निगाहों का ताक़ुब अमाया को देखा। तुम लोग बैठो, मैं भी आया। उन लोगों का ध्यान भटकाकर उन्हें सोफे के बैठने का इशारा करता जल्दी से अमाया की जानिब बढ़ा। अमाया की कलाई पकड़े वो किचन की जानिब चल पड़ा। अमाया ने हैरानी से अपनी कलाई उसके हाथ में देखी थी। उसका मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो अभी तक हैरान थी कि वो लोग कौन थे। ये सब लोग मेरे दोस्त हैं और इनके सामने मेरी बहुत इज्जत है। अगर ये पूछे कि तुम कौन हो तो कोई भी कहानी सुना देना, लेकिन खबरदार अगर तुमने किसी को ये बताया कि तुम मेरी बीवी हो। अपनी जात को मुझसे मंसूब करने की हरगिज भी तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम मेरे लिए सिर्फ एक मजबूरी से ज्यादा कुछ नहीं हो। मैं सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ और न कब का तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकता। उसके अल्फाज जैसे अमाया के सीने में किसी कांच के टुकड़े की तरह लगते जा रहे थे। वो अपनी बात सुनाता हुआ किचन से बाहर निकलता चला गया। उसके जाने के बाद बेसाख्ता आंसू का रेला अमाया की आंखों से बहता गालों पर फिसल गया था। वो कैसा शौहर था जो ये कह रहा था कि अपनी जात को मुझसे मंसूब मत करना, मेरे दोस्तों के सामने ये बात बताकर मेरी इज्जत खराब ना करना कि तुम मेरी बीवी हो। वो कैसी बीवी थी? वो हैरान परेशान थी। अरमान ने उस हद तक गिर जाने की उम्मीद उसे कभी भी नहीं थी। वो खुद को कंपोज किए किचन से बाहर निकल आई। वो सारे एक बार फिर अमाया को देखने लगे। वो लड़कियां अमाया के बिल्कुल सामने आकर रुकी। वो परेशान हो रही थी क्योंकि उसके दोस्तों के सामने खड़ी थी। वैसे हमने सुना है अरमान तुमने निकाह कर लिया? एक लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तो अरमान के चेहरे का सारा खून उछल गया। ओ, तो तुम अरमान की बीवी हो? उनमें से एक लड़की ने पूछा। इससे पहले वो कुछ कहती एक और सवाल हुआ, तुम्हारा नाम क्या है? उनको नहीं देख रही थी, वो सिर्फ अरमान शिराजी को देख रही थी जिसकी आंखें खतरनाक हद तक सुरख थी। जैसे ये बात अरमान को जरा भी पसंद न आई थी कि वो इसके दोस्तों के साथ अपना तारुफ अरमान की बीवी की हैसियत से कराया। अमाया के होंठों को एक जख्मी मुस्कुराहट ने छुआ, फिर उसके लब फड़फड़ाए। अमाया खान। उस शख्स की आंखों में देखते उसने अपना नाम बताया। वो देख सकती थी कि उसकी बात से अरमान शिराजी की सुर्ख होती आंखें अमाया के दिल में छन से कुछ टूटा था। मेरा नाम अमाया सिकंदर है। मेरा अरमान शिराजी से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं उनकी वालदा की एक अजीजा हूँ, इसलिए इनके घर में रहती हूँ। उस लड़की ने किस कदर अजियत से ये अल्फाज अदा किए थे वो बस वही जानती थी। जैसे जैसे अमाया बोल रही थी वैसे वैसे अरमान को अजीब सी बेचैनी होने लगी। वो नहीं चाहता था कि ये लड़की किसी के सामने ये वाज़ा करे कि उसकी बीवी है, और इस लड़की ने आज अरमान शिराजी का बरम रख लिया था। लेकिन इस बरम के रखने के चक्कर में अरमान शिराजी के दिल में छन से कुछ टूट गया था, क्योंकि उसने साफ अमाया की आंखों में कुछ टूटता देखा था, और ऐसा टूटता देखा कि शायद वो अब कभी न जुड़ने के लिए टूटा था। कोई मान, कोई भरोसा,
कोई एहसास, कोई मोहब्बत, कुछ तो था जो अमाया की आंखों में आज छनाके से टूटा था। उसके साथ ही अरमान के दिल में भी क्षण से कभी न जुड़ने के लिए कुछ टूटा था। उसने अपने दिल को समझाना चाहा, लेकिन अब दिल में तकलीफ की गरही उठ रही थी। वो देख सकता था कि उसके सारे दोस्त उसकी बीवी को रहम बड़ी नजरों से देख रहे थे। आप लोग खाना खाएं, मैं आप लोगों के लिए खाना लगवाती हूँ, अमाया ने उठते हुए मुस्कुराते हुए कहा। फिर किचन में जाकर गायब हो गई और वो किचन में मुलाजमा के सर पर खड़ी खाना लगाने के लिए कह रही थी। जबरदस्ती दिलों में जगह नहीं बनती। वो आज ये सब जान गई थी। ये शख्स तो अपने दोस्तों के सामने उसे अपना नाम तक नहीं दे सका तो मोहब्बत क्या करेगा। शायद वो सारी जिंदगी इसी तरह इस सिराप के पीछे ही भागती रहने वाली थी। इतने में हारून भी लाउंज से अंदर दाखिल हुआ। वो सारे ही डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे। अमाया सर झटकते हुए ऊपर कमरे की जानिब चल पड़ी और ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुई। फिर कबर्ड से एक ब्लैक कलर की सादी शलवार कमीज बाहर निकाले और उसे चेंज करने की गर्ज से वॉशरूम में घुस गई। उसे बार बार बहुत रोना आ रहा था। उसे आज जो ये गम अरमान ने दिया था ना, शायद इस गम से वो कभी भी हील ना हो सकती थी। उस सारी डाइनिंग टेबल पर बैठे खाना खा रहे थे जब उसमें से हाइका ने अरमान को मुखातिब किया, जिसे इतनी खूबसूरत लगी थी। लड़की, मुझे तुमने वाकई निकाह कर लिया होगा, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा है कि तुमने निकाह ही नहीं किया। हाइका कुछ परेशानी से बोली। हारून चौंका। तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? वो हैरान हुआ था। अरे तुम्हें नहीं पता, यहाँ अरमान के घर में एक लड़की रहती है। क्या नाम था उसका? हाँ, अमाया। अमाया कह रही थी आंटी की जानने वाली है। मैं तो समझी कि अरमान की बीवी है। उनकी बात सुनता हारून लम्हों में हैरान परेशान हुआ। उसने अरमान को देखा जो कि नफी में सर हिलाता खामोश रहने के लिए कह रहा था। यहाँ पर कोई लड़की नहीं रहती। तुम लोगों को क्या हो गया यार? हारून ने उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की। उसकी बात पर सारे में नफी में सर हिलाया। अरे हमने खुद भी देखी है, वो लड़की ऊपर गई है कुछ देर पहले। तुम्हें तो पता ही होगा ना, तुम तो अक्सर यहाँ आते जाते रहते हो। सारिम की बात सुनते हारून का शक यकीन में बदल गया। उसे अरमान पर बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को कोई गलत फहमी हुई है। अमाया अरमान की बीवी ही है। इन दोनों का तकरीबन 1 महीने पहले निकाह हो चुका है। जैसे ही हारून ने ये बात कही, सारे डाइनिंग टेबल पर सुनाटा सा छा गया था। अरमान उसे कच्चा चबा जाने वाली निगाहों से घूर रहा था, मगर वो भी हारून था। उसकी निगाहों का कोई खास उस पर असर नहीं हुआ। ओ वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले सितारा चहकती हुई बोली। मगर अरमान, उसने कहा कि वो तुम्हारी कुछ नहीं लगती। सितारा हैरान परेशान थी। अरमान एकदम शर्मिंदा सा होकर रह गया। समझ ना आ रही थी कि क्या करे। उसने अपनी बीवी को नाराज कर दिया होगा ना, इसलिए गुस्से से कहकर चली गई कि इसलिए कुछ नहीं लगती, मगर वो इसकी बीवी है। हारून ने उनकी परेशानी दूर की, साथ साथ वो अरमान को गुस्से से घूर भी रहा था। अच्छा, मगर निकाह कैसे हुआ और तुमने कोई तकलीफ क्यों नहीं रखी? हाइका ने एक बार फिर परेशान होते हुए पूछा। अरमान ने एक बार फिर खामोश रहना मुनासिब समझा, जैसे उसके लबों ने कुत्सी को कस के सी दिया हो। निकाह बहुत अचानक और जल्दी में हुआ था ना, असल में वो हुआ ये। उसके बाद हारून ने सारी बात बता दी, जिसे सुनने के बाद सारे हैरान परेशान रह गए थे। अरमान जो ये सोच रहा था कि वो लोग इस पर हंसेंगे, मगर उसके बरअक्स सारे ही मुस्कुरा पड़े थे। ये तो बहुत अच्छी बात है अरमान, हमें तो यही उम्मीद थी कि तुमने एक लड़की को इज्जत दी है। ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, और तो और वो है भी बहुत खूबसूरत। मैं भी तुम्हारे निकाह में बहुत खुश हूँ। अलीना ने तारीफ करने के साथ साथ तालियां भी बजा डाली। ये सारे मुस्कुरा पड़े और अरमान हैरान परेशान रह गया। सितारा ने खाने की तारीफ कर डाली। वैसे तुम्हारे घर में मुलाजमिन इतना अच्छा खाना कब से बनाने लगे? सितारा के चेहरे पर शरारती से मुस्कुराहट थी। सबने उसकी बात की तरदीद की। हाँ यार, वाकई खाना बहुत अच्छा था। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना अच्छा खाना खाया। वैसे किस मुलाजमा ने खाना बनाया है? हम उसे टिप दे देंगे, बासित ने शान बेनियाजी से दिल बड़ा करते हुए कहा। मगर न जाने क्यों, लेकिन आखिरी बात तो अरमान ने मुट्ठियां बेचकर अपना गुस्सा काबू किया। खाना किसी मुलाजमा ने नहीं, अम्माया ने बनाया। उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर कहा। इतना कहते वो डाइनिंग टेबल से उठकर बाहर लॉन की जानिब चल पड़ा। सारे मुस्कुरा दे। ओहो, भाई अरमान शिराजी को तो सुलझी हुई खूबसूरत और परफेक्ट बीवी मिल गई। तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो। वो सारे आपसी इशारे करने के बाद हाथ पे हाथ मारकर हंस पड़े थे। हारून भी उठकर उसके पीछे लॉन की जानिब चल पड़ा था। वो लॉन पे चक्कर काट रहा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? कैसे शोहर हो जो अपनी बीवी को किसी और से इंट्रोड्यूस करवाता है? हारून तो फट ही पड़ा था। अरमान कुछ नहीं बोला, बस किसी गहरी सोच में गुम था। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ यार अरमान।
हारून उसके सामने आकर उसका कंधा हिलाते हुए धीमे लहजे में गरजा। अरमान होश में आया और गुस्से से हारून पर ही चढ़ाई कर डाली। फॉर गॉड सेक हारून, मैं तंग आ गया हूँ तुम लोगों के लेक्चर से। वो कुछ परेशान लग रहा था, इसलिए हारून ने अपने तने हुए आसाब ढीले छोड़े। अच्छा बस रिलैक्स हो जाओ और खुदा का खौफ करो यार, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। हारून की बात पर अरमान ने कुछ नहीं कहा। वो अब उसे क्या ही बताता कि तो वो खुद अपने रिश्तों को अपनाने और छोड़ने के दरमियान लटका हुआ है। चलो अंदर चलते हैं, वो सब लोग क्या सोच रहे होंगे। वो इसे कुछ रिलैक्स करता हुआ अंदर ले आया। वो सारा खाना खाने के बाद अब टेबल से उठ रहे थे। वो लोग अरमान से मिलने के बाद अनाया को अपने साथ किसी डिनर पर लाने का कहते हुए चले गए थे। उनके जाने के बाद हारून भी उसे समझाता हुआ चला गया। अरमान अब ऊपर कमरे में दाखिल हो रहा था। एक नजर बेड पर डाली जहां वो कंबल सर तक ताने लेटे यकीनन सो चुकी थी। वो अपने सारे ख्यालात झटकते हुए बेड पर जाकर लेट गया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। कितनी देर वो छत को बूढ़ता रहा। जब हिम्मत खत्म हुई तो उसने अमाया की जानिब करवट दी। वो बस यकटक उसे दिख रहा था, बिना पल के चिपकाए, मगर आंखों में वाज़िह तौर पर तकलीफ थी। ये अगली रात का मंजर था। शहर पर रात के साए फैल गए थे। वो तकरीबन 8 बजे के करीब घर में दाखिल हुआ। सुबह वो जल्दी घर से निकल गया था। उसे हारून के साथ शहर से बाहर एक मीटिंग के सिलसिले में जाना था। वो फ्रेश होता डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा तो मिसेस शिराजी वहीं बैठी दिखाई दी। उसने आसपास देखा तो आज अमाया कहीं नजर न आई। वो ऊपर अपने कमरे में ही थी। सुबह जब वो कमरे से निकला तब शायद वो सो रही थी। अरमान बज़ाहिर तो खाना खाने का सोच रहा था, मगर ध्यान भटक भटक कर अमाया की जानिब जा रहा था। वो कहाँ थी? वो हैरान होने की बात उसकी थी। वो आज घर आने के बाद सबसे पहले उसे ढूंढ रहा था। अरमान ने कुछ सोचते हुए नजरें घुमाए किचन की जाने देखा, मगर वहां पर भी सिर्फ नाज़मीन ही काम कर रहे थे। अमाया उसे कहीं नजर न आई। काफी देर तक वो अमाया को देखता रहा, फिर सर झटकते हुए खाना प्लेट में निकाला। क्या बात है, आज घर में बड़ी खामोशी है। उसने मिसेस शिराजी की जानिब देखा। मिसेस शिराजी कुछ चौंकी। हैं, ये खामोशी तो रोज होती है, तुम्हें आज महसूस हो रही है? मिसेस शिराजी हैरान रह गई। अरमान ने कंधे झुकाए, जैसे कह रहा हूं कि ऐसा ही होगा। अब वो खाना प्लेट में निकाल चुका था। अभी पहला नवाला लबों तक खिलाई कर जा रहा था जब उनसे महसूस किया कि आज खाने का रंग ही अलग था। नवाला लिया तो जैसे हलक में किसी ने कड़वा बादाम डाल दिया हो। खाना बहुत ही अजीब जायके का था। एक निवाला लेने के बाद उसकी प्लेट बड़े खिसका दी। लगता है आज खाना किसी मुलाजमा ने बनाया। उसने बेसाख्ता सवाल पूछा, जैसे खुद ही अंदाजा लगा गया हो कि इतना बदज़ायका खाना कम से कम उसकी बीवी तो नहीं बना सकते। मिसेस शिराजी ने अस्वाद में सर हिलाया। ऐसा ही है, मगर हैरानी की बात है तुम तो खाने के ही पहचानने लगे हो। कौन सा खाना किसने बनाया है? मिसेस शिराजी ने कुछ नागवारी से कहा। अरमान को महसूस हुआ कि वो कुछ गुस्से में है और नाराज लग रही है। क्या बात है मम्मी, आपका मूड कुछ ऑफ लग रहा है। अरमान ने अब अपना सारा ध्यान मिसेस शिराजी की जानिब करते हुए पूछा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मेरे मूड से? मैं जैसे मर्जी मूड रखूं। वो एक बार फिर उसी नाराजगी से बोली थी कि अरमान को यकीन हो गया कि माँ अब उससे सख्त नाराज है। उसे एक बार फिर आसपास देखा। हैरानी की बात थी कि आज वो कहीं नजर भी नहीं आ रही थी, और ना वो रोज उन दोनों के साथ यहीं बैठकर खाना खा रही होती थी, और खाने का भी यही टाइम होता था। लगता है आपकी बहू की कोई बात कही है। वैसे कहाँ है आपकी बहू, नजर नहीं आ रही? वो लफ्ज आपकी बहू पर जोर डालता हुआ बोला कि मिसेस शिराजी के चेहरे को एक तंजिया मुस्कुराहट छुआ। मुबारक हो, तुम्हें मेरी बहू जा चुकी हो। और अरमान जो बेनियाज सा बैठा था अचानक चौंक कर सीधा हुआ। क्या मतलब जा चुकी है? उसने बेहद हैरानी और बेयकीनी से पूछा। आंखों में हैरत ही हैरत आन ठहरी। वो चली गई, और अरमान शिराजी अगली सांस न ले सका। वो चली गई, चली गई, ये अल्फाज कानों में हथौड़े की मानित बज रहे थे। वो फटी फटी निगाहों से अपनी माँ की जानिब देख रहा था। वो कमरे का दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुआ। उसने एक नजर कमरे की जानिब देखा। साफ और बेशुकन बेडशीट, ऐसा लग रहा था जैसे कमरा बिल्कुल खाली और वीरान हो गया हो। उसके होते एक सुकून सा होता था। वो कमरे में होती तो लगता था कि कमरा आबाद है, मगर आज अरमान को लग रहा था कि ये कमरा उजड़ गया है। कमरे में हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर फिर भी कुछ तो मिसिंग था। इसी चीज की कमी थी, और वो कमी थी उस अनचाही लड़की की। वो 2 कदम चलता बेड तक आया। कमरे में हर चीज नफासत से सेट थी। वो लड़की कितनी ऑर्गेनाइज्ड रहती थी। हर चीज की हालत देखते ही पता चल जाता था। कितनी देर वो खाली कमरे को देखता रहा, फिर सर चटकते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब पर गया। अंदर दाखिल हुआ और फिर ड्रेसिंग रूम की लाइट्स ऑन की तो कमरा सारा जल उठा। उसकी निगाह सारे ड्रेसिंग रूम में घूमी।
हर चीज अपनी जगह नफासत से पड़ी थी, जैसे किसी चीज को छेड़ा ही ना गया हो। मगर फिर भी अरमान के दिल में होल से उठ रहे थे, आंखों में बार बार नमी इकट्ठी हो रही थी। सिर्फ 1 महीने में ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की उसके लिए इतनी खास हो गई? कहते हैं कि आदत हो जाना मोहब्बत हो जाने से ज्यादा खतरनाक है, और वो 1 महीने में अरमान आलम को अपनी आदत लगा गई थी। वो जानबूझकर उसे खुद से बदजन करता था कि अगर वो वापस लाई तो क्या होगा, क्या वो हमेशा के लिए चलेगी? ये सोचते हुए बेसाख्ता उसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर गिरे थे और गालों पर बह गए, जिसे अगले ही पल अरमान ने बेदर्दी से रगड़कर मिटा दिया। फिर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल आया। उसे अपने वजूद से जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो वहीं बेड ग्राउंड से टेक लगाए बेड पर बैठा आंखें बंद किए, चंद गहरे सांस लिए, और फिर कब वो बैठे बैठे उस पर नींद का गलबा तारी हुआ, उसे एहसास ही ना हुआ। कानों में चूड़ियों की छन छन गूंजी तो अरमान के चेहरे पर नागवारी फैली। तुम एक बार फिर इस चूड़ियों की छन छन को लेकर बैठ गई? खुदा के वास्ते इस छन छन को बंद कर दो, मेरा सिर फट रहा है। बंद आंखों से वो गुस्से से बड़बड़ाया था, मगर अचानक उसकी नींद टूटी। उसने हैरत से आसपास देखा, कमरे में वो कहीं नहीं थी। छन छन की आवाज कानों में गूंजती बंद हो गई थी। वो आवाज सिर्फ उसकी लाशों में थी। अब अरमान को सारा कमरा वीरान और काट खाने को दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। उसका दिल चाहा कि वो बस आ जाए। बेशक सारी रात उसकी कलाई में मौजूद चूड़ियां छन छन करती रही, मगर बस वो आ जाए। मगर क्या वो वाकई वापस नहीं आएगी? अरमान के दिल में एक बार फिर से होक सी उठी थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसे अमाया से मोहब्बत हो गई थी, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जो सलूक उसने अमाया के साथ किया था, इसके बाद वो कैसे उसके साथ रहते जो फोकियत दे सकती थी। 2 हफ्ते मजीद गुजर गए थे। वो घर में दाखिल हुआ और बेबसी से अपने इस वीरान घर को देखा। अमाया की बिना ये घर वाकई वीरान था। कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में नीम अंधेरा था। उसने लाइट चलाने की भी जहमत नहीं की। एक नजर बस अपने हाथ में मौजूद घड़ी को देखा, जहां रात के 10 बज रहे थे। आज वो काफी लेट हो गया था। बैग सोफे पर रखा। उसने अपना कोट उतारा, टाई उतारकर वहीं सोफे पर फेंक दी, शूज उतारे, वो भी वहीं फेंक दिए। बेसुकूनी ही बेसुकूनी थी। बिना कुछ खाए पिए वो बेड पर आकर लेटा। वो बस सोना चाहता था। उसके बेड पर लेटने की देर थी कि कमरे में एक निस्वानी चीख गूंजी और अरमान एकदम उछल कर दूर हुआ। उसे बेयकीनी से लैंप पर हाथ मारा। सारा कमरा रोशन हो गया और वो इसे बेड पर बैठी नजर आई। वो अपनी कोहनी मसल रही थी और अरमान बेहद बेयकीनी से उसे अपने कमरे में देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे वो कोई ख्वाब हो। उसे ये कोई ख्वाब मालूम हो रहा था। अंधे है क्या? नजर नहीं आता? ये बाजू तोड़ती। वो गुस्से से गरजी थी, लेकिन अरमान बस उसे बेचैनी से देख रहा था। अमाया? उसके लब हरकत में आए। अमाया उसे गुस्से से घूर रही थी। ये क्या तरीका है बेड पर लेटने का? कम से कम इंसान देख लेता है कि नीचे कोई नाजुक जान हो। खफगी से कहते वो अरमान के कंधे पर मुक्का मार चुकी थी, लेकिन अरमान अब तक बेयकीन था। अमाया, ये तुम हो? क्या तुम वाकई यहाँ पर हो? वो अगले पल उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में बढ़ता उससे पूछ रहा था। अब वो सच हो चुकी थी। नहीं, यहाँ मेरा भूत है। उसके जल बन के कहने पर अरमान को यकीन हो गया कि वाकई वो यहाँ पर है। उसे कोई वहम नहीं हुआ और वो खुलकर मुस्कुराया था। सारी बेजारियत हवा हुई। अगले पल उसे पूरी शिद्दत से अपने सीने से लगाए। उसे सुकून नसीब हुआ था। मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम वाकई यहाँ पर वापस आ गई। अरमान की बात पर उसकी आंखें हैरत से फैली थी। क्यों? आपने सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी और मेरे बिना आपको बहुत सुकून नसीब हो रहा था क्या? वो अभी भी गुस्से में थी कि अरमान को अंदर तक सुकून नसीब हुआ। उसके माथे पर लब रखते हुए उसने सरशार सी सांस खारिज की। नहीं, लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? वो हैरान था। बाबा से कहा था कि मुझे छोड़ा है, वो छोड़ गए। वो अभी भी नाराज थी। आपको पड़ी ही नहीं थी ना कि बीबी मेके चली गई, तो इसे जाकर ले आए। लगता है मेरे बिना आपको बहुत सुकून नसीब था। वो उसे नाराजगी दिखा रही थी कि अरमान को सुकून नसीब होता जा रहा था। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे बिना मैंने कितनी कितनी तकलीफें सही है और कितना दर्द महसूस किया है। तुम आ गई हो तो मुझे सुकून नसीब हो गया है। आज के बाद तुम्हें कभी भी कहीं भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे एहसास हो गया है कि मुझे तुमसे शदीद तरीन मोहब्बत हो चुकी है माया, और अब मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था और जो सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया वो भी बहुत गलत था। मैं तुमसे अपने हर एक सलूक के लिए माफी मांगता हूँ। आई एम सॉरी अमाया। वो जुनूनी लहजे में कहता हुआ अमाया को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मिसेस शराजी ने उसे फोन किए समझाया था कि उसे अपने घर आना चाहिए। अरमान उसके बिना कैसे रह पाएगा, वो वही जानती थी, और अमाया को भी उस शख्स से मोहब्बत हो गई थी।
वो खुद भी अब कहाँ उसके बिना रह सकती थी, इसलिए आज उसने कह दिया था बाबा को कि उसे घर छोड़ा है। वो अरमान को सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन वो तो लेट ही बहुत आया, इसलिए उसे नींद आ गई। प्लीज आप मुझे छोड़कर क्यों मत जाना, मेरे पास ही रहना। उसके माथे पर एक बार फिर लब रखे जैसे फरियाद की थी, अगर आप मेरे साथ ठीक रहेंगे तो कहीं नहीं जाऊंगी। उसने सरकोशी की थी और अरमान उसकी बात पर मुस्कुराया और उसके लोगों पर झुकता अमाया की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब कर गया। अब तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। वो दोबारा लैंप ऑफ करता उस पर झुकता सरकोशी कर गया कि अमाया बस उसे घूर कर रह गई। उसे वक्त रहते अकल आ गई थी। उसे भी इस मासूम और खूबसूरत लड़की से मोहब्बत हो गई थी जो कि दिल की बहुत अच्छी थी। आज अरमान को अपना आप जैसे मुकम्मल होता हुआ महसूस हो रहा था। कभी कभी इंसान की किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो बेहतरीन होता है।